Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Today our topic is inflation. First of all, we will define inflation. A persistent increase in general price level is called inflation. यानी जो तमाम चीज़ें हैं उन सब चीज़ों की प्राइसेस में कंटिन्यूस इंक्रीज जो उसको हम इन्फ्लेशन बोलते हैं। जनरल प्राइस लेवल से को हम इस तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं कि इसमें अगर तमाम गुड्स एंड सर्विसेज हों और उनकी प्राइस जो है उसमें इंक्रीज़ है, उसको बोलते हैं कि जनरल प्राइस लेवल जब वो इंक्रीज़ हो रहा है और उसमें इंक्रीज़ है वो कंटिन्यूस होना चाहिए। परसिस्टेंट से मुराद है कि यहाँ पे मुसलसल इजाफा हो और तमाम चीज़ों की प्राइसेस में इजाफा हो। अगर कुछ चीज़ें जो हैं उनकी प्राइस डिक्रीज़ हो रही है, कुछ की प्राइस इंक्रीज़ हो रही है, तो उसको हम इन्फ्लेशन नहीं बोलते। इन्फ्लेशन इज़ द प्रोसेस इन विच द प्राइस लेवल इज़ राइजिंग एंड मनी इज़ लूजिंग वैल्यू। दिस इज़ वेरी कम्प्रिहेंसिव डेफिनेशन ऑफ इन्फ्लेशन। देखिए इसमें जो है प्राइसेस जो है उसमें इंक्रीज़ आता है, प्राइसेस बढ़ती चली जाती हैं, जबकि मनी या ज़र या जो हमारे पास रुपया पैसा है वो अपनी वैल्यू डाउन कर रहा होता है। यानी इसमें देखें जैसे ही कीमतें ज़्यादा होती हैं, प्राइस चीज़ें महंगी होती हैं, तो रुपयों की या मनी की वो वैल्यू जो है वो पहले जितनी नहीं रहती। जैसे अगर कुछ अर्सा पहले हम इस चीज़ को ऑब्जर्व करें, जब प्राइसेस कम थी तो हमारे पास 1000 रुपीज़ की बहुत वैल्यू थी, उससे हम बहुत चीज़ें खरीद पाते थे। लेकिन जैसे ही प्राइस लेवल जो है वो इंक्रीज़ हुआ तो हमारे पास अब 1000 की वो वैल्यू जो है वो हमारे नज़दीक नहीं रही, क्योंकि उससे हम पहले से कम चीज़ें जो है परचेज़ कर सकते हैं। यानी इसमें देखें कि थोड़ी चीज़ों को हम ज़्यादा मनी से जब थोड़ी चीज़ें खरीद सकें तो उसको हम इन्फ्लेशन बोलते हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन या कॉजेज़ ऑफ इन्फ्लेशन, यानी इन्फ्लेशन क्यों होता है। इन्फ्लेशन को जो हम डायग्रामेटिकली एक्सप्लेन करेंगे उसमें एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई का खींचेंगे। तो अगर एग्रीगेट डिमांड में इंक्रीज़ आता है तो उस सूरत में जो है इन्फ्लेशन प्रोड्यूस होगा, और अगर एग्रीगेट सप्लाई डिक्रीज़ होती है तो इन्फ्लेशन होगा। तो यहाँ पे हम दो टाइप्स इसकी देखेंगे इन्फ्लेशन की। नंबर 1 टाइप है डिमांड पुल इन्फ्लेशन एंड नंबर 2 टाइप है कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। अब हम वन बाय वन दोनों टाइप्स को जो है वो अलग अलग डायग्रामेटिकली जो है वो एक्सप्लेन करेंगे। स्टूडेंट्स, अब हम डिमांड पुल इन्फ्लेशन को डायग्राम के ज़रिए जो है वो अंडरस्टैंड करेंगे। इसमें आप देखें LAS लॉन्ग पीरियड एग्रीगेट सप्लाई कर्व, जबकि SAS1 शॉर्ट पीरियड एग्रीगेट सप्लाई कर्व, SAS2 शॉर्ट पीरियड एग्रीगेट सप्लाई कर्व 2, जबकि AD1 जो है वो एग्रीगेट डिमांड कर्व 1, AD2 एग्रीगेट डिमांड कर्व 2। जबकि OX के ऊपर हमने GDP को मेजर किया है और OY के ऊपर जो है वो प्राइस लेवल है। इसमें सबसे पहले हमें ये अंडरस्टैंड करना है कि एग्रीगेट डिमांड जो है वो क्यों चेंज आता है, उसमें इंक्रीज या डिक्रीज किस तरह होगा। तो एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू C+I+G+X-M। तो जैसे ही एग्रीगेट डिमांड कर्व के कंपोनेंट्स में इंक्रीज आएगा तो उसकी वजह से एग्रीगेट डिमांड में भी इंक्रीज आएगा और कर्व जो है वो ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। यानी अगर मनी सप्लाई बढ़ जाती है, सेंट्रल बैंक अगर यानी मनी में इंक्रीज कर देते हैं तो उसमें इंक्रीज की वजह से इकोनॉमी में पैसे आएंगे तो लोग कंज्यूम करेंगे, कंजम्पशन बढ़ जाएगी, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर बढ़ जाएंगे, गवर्नमेंट अपनी स्पेंडिंग बढ़ा देती है, या नेट एक्सपोर्ट्स में इंक्रीज आ जाता है, एक्सपोर्ट्स बढ़ जाती हैं, तो उसकी वजह से एग्रीगेट कर्व जो है वो AD1 से AD2 पे शिफ्ट हो जाएगा। पहला इक्विलिब्रियम जो है E पर है, जहाँ पे AD1 और SAS1 यानी एग्रीगेट डिमांड का पहला कर्व और एग्रीगेट सप्लाई का पहला कर्व इंटरसेक्ट कर रहे हैं। P1 प्राइस लेवल है, जबकि YF जो है वो फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल है। तो स्टूडेंट्स एग्रीगेट डिमांड कर्व में इंक्रीज आप देखें एरो की वजह से ऊपर की तरफ खत शिफ्ट हो गया। तो शॉर्ट पीरियड का पहला खत जो है वो E2 के ऊपर जो है वो इंटरसेक्शन कर रहा है, तो E1 पे तो E1 पे इंटरसेक्शन की वजह से प्राइस जो है P1 से P2 पे शिफ्ट हो जाएगी और इकोनॉमी जो है वो YF से Y1 पे चली जाएगी। देखिए YF जो है फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल को शो करता है, इसके अलावा ये पोटेंशियल GDP को शो करता है, लेकिन इकोनॉमी जो है वो इस AD1 में से AD2 में शिफ्टिंग की वजह से पोटेंशियल GDP से भी आगे चल जाएगी। यानी जो एक्चुअल GDP है वो पोटेंशियल GDP से आगे चला जाएगा और नया इक्विलिब्रियम E1 भी हो रहा है, जिसकी वजह से P2 जो है वो प्राइस लेवल हो गया। अब यहाँ पे देखें चूंकि इकोनॉमी जो है वो फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल से भी आगे चली गई है, तो उसकी वजह से लेबर शॉर्टेज हो जाती है, क्योंकि फुल एम्प्लॉयमेंट का मतलब यहाँ तमाम लेबर जो है वो एम्प्लॉयड है। तो जब लेबर शॉर्टेज होगी तो उससे लाजमी तौर पे जो है वो मनी वेजेस बढ़ जाएंगी, और मनी वेजेस में इंक्रीज की वजह से जो एग्रीगेट सप्लाई कर्व है उसमें डिक्रीज आता है और वो लेफ्ट साइड पे जो है वो शिफ्ट हो जाता है। तो यहाँ पे देखें कि AD2 और SAS2 को E2 के ऊपर जो इंटरसेक्ट कर रहा है, तो जिसकी वजह से प्राइस लेवल P1 से इंक्रीज होता हुआ P3 तक पहुंच जाता है। E2 पे नया इक्विलिब्रियम है और इकोनॉमी वापस जब फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पे आ जाती है, क्योंकि GDP जो है वो पोटेंशियल GDP से आगे नहीं जा सकती। अगर शॉर्ट रन में चली भी जाए तो वापस उसने फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पे आना होता है। तो इस तरीके से दोबारा जो है वो E2 के ऊपर जो है वो इक्विलिब्रियम आ जाता है और इकोनॉमी वापस YF के ऊपर आ जाती है। लेकिन इन्फ्लेशन रेट आप देखें P1 से बढ़ के P3 तक चला गया है, तो ये इंक्रीज जो है वो किसकी वजह से हुआ है, एग्रीगेट डिमांड में इंक्रीज की वजह से। तो इसको हम बोलते हैं डिमांड पुल इन्फ्लेशन। तो नेक्स्ट जो है कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन है, तो उसको हम फर्दर लेक्चर में जो है इसको डिस्कस करेंगे।